हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फेडरलिज्म। चैप्टर नंबर 2 है ये, और इसमें ये चैप्टर 1 पे ही बेस है बेटा, जो पावर शेयरिंग था। ठीक है, और इस चैप्टर में हम करेंगे कि फेडरलिज्म कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेडरलिज्म बेसिकली किस में होता है। ये लोकतांत्रिक देशों में यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है। तो हम डिस्कस फर्स्ट चैप्टर को मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, जो उनमें कंट्रास्ट था किसमें, बेल्जियम और श्रीलंका कंट्रीज़ में। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा आपको इसके की चेंजेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 बार अपने आप को चेंज किया, मतलब अमेंडमेंट किया। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स, रीजनल गवर्नमेंट को भी पावर्स दी गई थी, और इस तरीके से बेल्जियम ने बहुत अच्छा पावर शेयरिंग करा। वहीं पे श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपने देश में पावर शेयरिंग की जा सकती है। लेकिन बेल्जियम एक ऐसा देश जिसने यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, और श्रीलंका ने सिर्फ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही प्रैक्टिस में रखा। और यूनिटरी और फेडरल, यहाँ पे दो टर्म्स आ गई कि यहाँ पे यूनिटरी का मतलब क्या होता है और फेडरल का मतलब क्या होता है। ये दोनों ही गवर्नमेंट के लेवल होते हैं जिसमें सरकार को चलाने का तरीका होता है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए कि डेफिनेशन क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फेडरलिज्म क्या होता है। यानी फेडरलिज्म एक वो सिस्टम है सरकार का जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी से वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब फेडरलिज्म के 2 लेवल हैं। यूजुअली फेडरलिज्म के यहाँ पे 2 लेवल्स होते हैं, और एक होता है जिसमें एंटायर कंट्री को गवर्न करने का सिस्टम होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं ये यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और इसमें बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, इसके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं गवर्न करने के, वो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। वहीं दूसरी जगह गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, यानी जो स्टेट लेवल पे और डिफरेंट प्रोविंसेस यानी प्रांतों में अपनी गवर्निंग करती हैं। वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पावर को देखती हैं, काम को देखती हैं। सो बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी इंडिपेंडेंटली ये अपनी पावर्स को शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखाते। नाउ इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। अब बात आ गई है यूनिटरी गवर्नमेंट, बिकॉज वी हैव 2 सिस्टम्स, यानी गवर्नमेंट के अगर मैं कंपेयर करने लगूँ तो हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। एक यूनिटरी सिस्टम हो गया और दूसरा आपका हो गया फेडरल। तो यहाँ पे अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सिर्फ एक लेवल होता है। सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करती हैं। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास और ऑर्डर्स टू द प्रोविंसेस और द लोकल गवर्नमेंट, यानी अपनी प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर दे सकती है। लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं होता। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। किसमें, फेडरल में। So it carry 2 or more levels of government, and power is divided between central authority and its various constituent units of the country, and different levels enjoy power independently. So both these governments are separately answerable to the people, yani central government will also answerable and the state government is also answerable to its people. नाउ देयर आर सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यानी विशेषताएं हैं जिनको हमें देखना है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी कंट्री फेडरल कंट्री है या नहीं। इज इट फॉलोज फेडरलिज्म हेयर और नॉट। सो द फर्स्ट फीचर इज देयर आर 2 or more levels, 2 or more levels। इसको हम लेवल्स या टायर्स भी कह सकते हैं ऑफ गवर्नमेंट। एंड डू यू नो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज सेंट्रल, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। सो वी हैव अ फेडरल कंट्री।
सेकेंड वन इज डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन, बिल्कुल सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करेंगे। और इसमें ईच टायर हैज़ इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन, हर एक का अपना, हर टायर के पास यानी स्टेट गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन होगा, न्यायपालिका, और सेंट्रल लेवल के पास अपनी इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हों उनके, जैसे टैक्सेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो, उसके लिए। थर्ड पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं उसमें रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड, ये हमारे संविधान में स्पेसिफाइड है ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इन रिस्पेक्टिव लेवल्स का ज्यूरिसडिक्शन हमारा डिस्क्राइब है ऑलरेडी, इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड, यानी इसमें मतलब गारंटेड है, ये एक तरीके से हमारे संविधान में जब निहित है सारे इनके अधिकार क्षेत्र, तो अपने अधिकारों के तहत रहकर ही अपना काम कर सकते हैं। फोर्थ वन इज द फंडामेंटल प्रोविजंस, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। देखिए जो फंडामेंटल, जो मौलिक प्रोविज़न हमारे संविधान में दिए गए हैं उन्हें कोई अकेले चेंज नहीं कर सकता, कोई भी लेवल, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे उसको चेंज नहीं कर सकती, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती अकेले, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकेले नहीं कर सकती। सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्सेंट का मतलब ये होता है आम राय, आम सहमति, इसका मतलब दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को अपनी सहमति इसमें दिखानी पड़ेगी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दखल अंदाजी करने का अधिकार तो है संविधान में, कोर्ट्स के पास पावर है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों जो डिफरेंट लेवल्स हैं सरकार के दोनों स्तर, उनमें भी दखल अंदाजी करने का है अधिकार। और द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर, ये अंपायर की तरीके से काम करता है इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो इसके पास अधिकार है, इसके पास पूर्ण रूप से पावर है, किसके पास, कोर्ट्स के पास, ज्यूरिसडिक्शन के पास, कि इसमें वो अपनी दखल अंदाजी और निर्णायक भूमिका निभाए। नेक्स्ट है आपका sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy, यानी जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं हर लेवल के, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ से भी अपना राजस्व, कर वगैरह, टैक्सेस वगैरह लेती है, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए वो अपने आप में पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। देखिए फेडरल सिस्टम जो बनाया गया है किसी भी देश में गवर्निंग पावर के लिए, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो है सेफ गार्ड, एज अ सेफ गार्ड टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और दूसरा है अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, यानी हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है और इसको बनाए रखने के लिए, यानी एक तो एकता को बनाए रखने के लिए और एक सबको की समानता को बनाए रखने के लिए, तो इसमें सामंजस्य बनाने के लिए ये दो ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करता है। सो दीज टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक बात और कि दोनों लेवल की सरकार, या तो 2 स्तर है या 3 स्तर हैं, जो भी हैं उन्हें ये सारे रूल्स और रेगुलेशन पावर शेयरिंग को आपस में मानना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी होगी, तो तब जाके ही ये फेडरल सिस्टम जो है दोनों तरीके से, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपसी भरोसा और एक साथ रहने की इच्छा, ये सहमति, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, तो उसी के सहारे आपका फेडरलिज्म काम कर सकता है। लेकिन द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। देखिए पावर शेयरिंग तो हो रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ये वेरी कर सकती हैं, यानी फेडरेशंस जो हैं वो किसी भी देश में अलग अलग तरीके से काम कर सकती हैं। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशंस वॉज फॉर्म्ड। ये फेडरेशंस जो हैं 2 तरीके से बनाई गई हैं, ये 2 तरीके यानी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, ये कौन से हैं। पहला रूट तो है, यानी पहला तरीका क्या अपना गया, इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर।
सो कीप इन माइंड इट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अपने आप में आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बट दे come together by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. वो अपनी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, whether they have their own sovereignty and retaining identity, अपनी खुद की पहचान बनाए हुए अपने देश में वो स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद के लिए जब वो एक साथ आते हैं तो इसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज 3 countries आर एग्जाम्पल ऑफ दीज. एंड इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स. एक तो इनके पास इक्वल पावर्स होती है एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा टू द फेडरल गवर्नमेंट, और ये फेडरल गवर्नमेंट बना के ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो इस बात के आप ध्यान रखिए कि इसमें क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट. इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया. नाउ द सेकंड रूट. सो फेडरेशंस के 2 रूट हो सकते हैं. पहला रूट कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर, होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़े रखना. यहाँ पे क्या है, इट इज़ डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. इसमें एक कंट्री है, एक कंट्री के उसने नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली और बाकी स्टेट्स में भी पावर दे दी. ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जैसे इंडिया सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है नेशनल लेवल की, और दूसरा स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और वो मिलकर काम करते हैं. ऐसे ही स्पेन इसका एग्जांपल है, बेल्जियम का भी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो. सो दीज कंट्रीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. In this second category, the central government tends to be more powerful than the states. ठीक है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है कहीं ना कहीं किसके मुकाबले, स्टेट गवर्नमेंट के. वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशंस हैव अनइक्वल पावर, यानी इन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में फेडरेशंस की अनइक्वल पावर्स हैं, यानी सेंट्रल के पास ज़्यादा हैं, स्टेट के पास कम है. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, हालांकि कुछ यूनिट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई होती हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स, as I said before that India is a federal country, so what makes India a federal country, ki how could we say that India is a federal country? Do you know, in earlier time we have seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face to many problems of managing diversity, as well as we have also diverse country. India is also a diverse country because there are so many languages, religions and regions. So what are the power sharing arrangements in our country? How do we control our country and how do we arrange our country with the power sharing? So let's begin with the constitution, यानी हमने संविधान, क्योंकि कुछ कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में भी दिक्कत तो यही है कि बहुत सारे रिलीजन हैं, रीजन्स हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. और आप जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जस्ट बाद ही क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया, यानी भारत और पाकिस्तान बट गया. एंड इट वॉज वेरी पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. और उसकी जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही प्रिंसली स्टेट्स, आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ वेल नोन फॉर दिस and that is why he is also known as the Iron Man of India, because several princely states which became a part of the country, उन्हें एकजुट किया था. लगभग 550 रियासतें थीं. तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया, और इसी कारण से जब इन स्टेट्स को मिला लिया गया, यूनाइट कर दिया गया, सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. although it did not use the word फेडरेशन वर्ड का यूज़ हमने किया ही नहीं था उस समय. सो द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. तो अब यहाँ पे हम फेडरलिज्म को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको फीचर क्या बताया था, 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो हमारे देश में है ही. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए 2 टायर सिस्टम. स्टार्टिंग में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर सिस्टम अप्लाई किया गया. वन इज़ यूनियन गवर्नमेंट विच इज़ ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. दूसरा लेवल है स्टेट गवर्नमेंट्स का, लेकिन बाद में तीसरा लेवल ऑफ फेडरलिज्म भी ऐड किया गया, जिसको कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से जाना जाता है. पंचायत आपकी रूरल एरियाज़ में हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में हैं. तो किसी भी फेडरेशन में दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन.
अलग अलग टायर का अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होता है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। और इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ तरीके से इट इज़ क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बना दी गई हैं, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास अलग से अधिकार क्षेत्र बना दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग से हैं। सो इट कंटेन्स 3 लिस्ट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं 3 सूचियाँ। सो द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? दीज आर इंक्लूडेड द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, देश की सुरक्षा की बात हो रही है तो डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले जितने भी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। अब आपको याद होगा कि करेंसी की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसका फैसला किसने लिया था? यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, यानी पूरे देश के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए ऑन दीज मैटर्स। पूरे देश में लागू होगी ये चीज़ें एंड द यूनियन गवर्नमेंट alone can make laws relating to these subjects mentioned in the union list. So the second one is state list. इसमें वो subjects आएंगे जो सिर्फ state को मैटर करते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. Now the third one is concurrent list. पहली कौन सी थी? यूनियन लिस्ट, जिसमें वो मामले थे जो देश हित के लिए थे, पूरे देश पर लागू होंगे और उनके कानून बनाने का जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे थे स्टेट लिस्ट के मामले और उनके प्रति कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? स्टेट के पास। अब तीसरे हैं कंकरेंट लिस्ट। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, यूनियन लेवल के गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ऐसे में इसमें दोनों के मामले हैं तो दोनों ही इसमें लॉज बना सकते हैं ऊपर बना दिए गए सभी मामलों में। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ओनली द यूनियन, आई मीन टू से सेंट्रल गवर्नमेंट। So what about the subjects that do not fall in these of the above mentioned 3 list? तो वो उस समय जब लिस्ट बनाई गई थी तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो बाद में अराइज हुए थे तो उनको किस में शामिल किया जाए? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू बी नोटिस दिस। सो दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दीज 3 लिस्ट वर डिक्लेयर्ड, तो उसके बाद ये आया था। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे बचे खुचे विषय, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। सो वी हैव 3 लिस्ट and the fourth one is residuary. So we noted that federations are formed by holding together, do not give equal power to its constituent units. So we have 2 routes. One is coming together federation, second one is holding together federations, and India lies in holding together federation, in which central government has more power than the state government. Now some states enjoy a special status. ये भी मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर दे दी जाती हैं। Here is Jammu and Kashmir has its own constitution, but right now at present we can say कि अब ऐसा नहीं है। Many provisions of the मतलब वो जो धारा 370 है वो हटाई जा चुकी है, हालांकि ये अभी तक खैर अप्लाई है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एप्लीकेबल टू द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैनी प्रोविजंस आर देयर जो कि एप्लीकेबल नहीं है टू दिस स्टेट, यानी इस स्टेट पे शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित बहुत सारी बातें इस स्टेट पर अप्लाई नहीं होती हैं। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये वाली लाइनें अब अप्लाई नहीं होंगी। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर, ये पहले अप्लाई होता था, बट दिस इज मैंशन इन दिस टेक्स्ट, सो आई एम क्लियरिंग टू यू दैट इट इज़ नॉट अप्लाई हेयर नाउ। Similarly, special provisions exist for some other states of India as well. ये पहले था, अब नहीं है। अब अगर मैं एट प्रेजेंट ही आपसे बात करूं तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। There are some units of Indian Union which enjoy very little power.
देयर आर एरियाज विच आर टू स्मॉल बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। कुछ तो ऐसे स्टेट हैं जो जिनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया है, हालांकि वो बहुत छोटे हैं। जैसे हम उनको वैसे स्टेट के रूप में स्वीकार ना भी करते, लेकिन फिर भी अब वो इतने छोटे हैं एरिया वाइज कि हम उनको स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनको इसीलिए किस में कन्वर्ट कर दिया है, यूनियन टेरिटरीज में। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज। यानी एक स्टेट होने के लिए कुछ जो क्राइटेरिया रखा गया है पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो नहीं पूरा करते हैं, तो दैट इज़ वाई दीज आर यूनियन टेरिटरीज एंड दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट, दैट इज़ वाई दीज आर यूनियन टेरिटरीज। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। और इन यूनियन टेरिटरीज, जैसा कि नाम ही आ रहा है यूनियन, यूनियन टेरिटरीज पे कौन गवर्न करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। सो दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पावर शेयर की गई है यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट की, ये जो पावर बांटी गई है, इट इज़ टोटली मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट अपने आप में इसको चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो लॉ पास होगा, दोनों हाउसेज। एंड डू यू नो इन 9th क्लास वी हैव डिस्कस दिस कि हमारे दो हाउसेज कौन से हैं, तो दोनों हाउसेज करेंगे एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाके देन इट हैज़ to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। फिर उसके बाद जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसकी मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो दिए गए हैं और प्रोसीजर, और इस केस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीज़न ऑफ पावर को लेके, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन करते हैं। एंड द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय levying taxes in order to carry on government and the responsibilities assigned to each of them। यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं उनके पास पावर है कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए टैक्सेस वगैरह किस तरीके से बढ़ा घटा सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। कैसे प्रैक्टिस होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो बात करी कि भारत में फेडरलिज्म हम कैसे उसको लागू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए, और इसके लिए फेडरलिज्म को हम एक्सपीरियंस अगर हम करें तो रियल सक्सेस फेडरलिज्म की भारत में तभी हो सकती है जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अपनाते रहें। और ऐसे में यही हमारे फेडरलिज्म की स्पिरिट है, रिस्पेक्ट करना डाइवर्सिटी को, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि हर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिले। कोई कुछ भाषा बोलता है, कोई धर्म अपनाता है, तो सबको एक साथ रहने का भी अधिकार है और अपने अपने सम्मान पाने का भी अधिकार है। तो ऐसे में कुछ नई चीज़ें हुई थी, वो क्या थी। सबसे पहले भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमने ये मतलब हमारे नेताओं ने ये सोचा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी सबसे पहला टेस्ट हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारे देश में क्या किया कि हम लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स बनाए, यानी भाषाई आधार पे। तो ऐसे में भाषाई आधार पे स्टेट्स बनाने के लिए क्या किया गया, द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। जब हमारी जर्नी स्टार्ट अगर हम करें 1947 से 2006 तक, या अब की अगर हम बात करें तो हम हैरान हो जाएंगे देख के कि मैनी ऑफ ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड। पुराने स्टेट बिल्कुल गायब हो चुके हैं, नए नए स्टेट्स बन रहे थे एरियाज़, बाउंड्रीज और नाम के आधार पर। 1947 के से जो बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स थी वो चेंज होती चली गई। अभी आपके सामने अगर आपको ध्यान हो तो किस तरीके से तेलंगाना स्टेट बना, तो बाउंड्री चेंज हो गई। तो इस तरीके से स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज होती चली गई, नए नए स्टेट्स यानी पुराने स्टेट्स हट के और उनमें से नए स्टेट बनने लगे। तो दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये ऐसा इसलिए किया गया था कि एक स्टेट जिसमें सेम लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हों तो वो एक ही स्टेट बने। तो ऐसे में इसके अलावा रिकॉग्नाइज़ किया गया था बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी के आधार पे। तो ये स्टेट्स कौन से थे जिनको कि इस आधार पे बनाया गया था, ये थे नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये डिमांड हुई
मतलब इस आधार पे फॉर्मेशन करने की स्टेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड। तो कुछ हमारे नेशनल लीडर्स ने इस चीज़ को मना किया। उन्होंने कहा कि ये डिसइंटीग्रेट करेगा देश को, देश के टुकड़े कर देगा दोबारा से। सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। फिर थोड़े समय के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी, बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन। लेकिन वो एक्सपीरियंस आज की डेट में अगर हम देखें, लैंग्वेज स्टेट पे हमने जो किया था वो आज और भी ज़्यादा हमारे देश को यूनाइट करके चल रहा है, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत ईजियर हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई, ये सेकंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन का। लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा की नीति बनाई जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स में डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज का, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। भाषाई तौर पे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को दर्जा दिया गया था, लेकिन हिंदी हमारी मदर टंग ही नहीं थी। सिर्फ मतलब मदर टंग हम मातृभाषा कह सकते हैं, लेकिन 40% लोग ही ऐसा, ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस वर देयर फॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। तो और लैंग्वेजेस को भी सेफ गार्ड के तौर पे अपनाया जाना ज़रूरी था। तो बिसाइड्स हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं थी जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में शामिल किया गया, या हिंदी के अलावा 21, यानी टोटल 22 लैंग्वेजेस। नाउ अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, यानी कोई भी कैंडिडेट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब के लिए पार्टिसिपेट अगर करता है, एग्ज़ाम देता है, तो इनमें से किसी भी, ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज मानकर पेपर दे सकता है। मच ऑफ दिस गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट। और इन्हीं भाषाओं में से किसी भी भाषा में उन कंसर्न स्टेट्स में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, जैसे श्रीलंका ने क्या किया था, सिन्हाला स्पीकर्स के लिए सिन्हालीज को ही अपना दिया था, लीडर्स जो थे उनके कंट्री के, उन्होंने। तो ऐसे ही हमने श्रीलंका की तरह नहीं किया, क्योंकि अगर हम हिंदी को ऐसा करते तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश वॉज द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज टू स्टॉप। 1965 में ऐसा करके देखा था कि हिंदी को, इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया था। नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड्स शुरू कर दी कि हम तो इंग्लिश में ही कर सकते हैं। और तमिलनाडु में तो एक मूवमेंट ही स्टार्ट हो गया था, और जिसने एक वायलेंट फॉर्म भी ले ली थी, क्योंकि वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, इंग्लिश या तमिल, कन्नड़, मलयालम, साउथ इंडियन स्टेट्स में इस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती हैं, हिंदी की बजाय इंग्लिश बोली जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया और एग्री हो गई टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। यानी ऑफिशियल पर्पस में सेंट्रल गवर्नमेंट मान गई कि हिंदी के अलावा आप इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स। यानी कुछ ने तो माना, जो क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई हमने इंग्लिश को प्रेफर कर दिया है, जो पढ़े लिखा समाज या अमीर लोग थे। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी कॉन्टिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन हिंदी की बनी रही, लेकिन प्रमोशन डज नॉट मीन, प्रमोशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स, कि हम उसको लागू ही कर दें, मतलब पूर्ण रूप से हिंदी को ही शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं था। हालांकि सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में होते रहे हैं और हो भी रहे हैं जहाँ पर ये अप्लाई हो सकती है, लेकिन इसको इम्पोज नहीं कर दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी लगातार बनी हुई है। इंडियन political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। यानी हमारे देश के नेताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वो स्थिति उत्पन्न ना हो जो श्रीलंका में पैदा हो गई थी लैंग्वेज को लेकर। तो हमारे दो चीज़ें हमने अप्लाई कर ली। एक तो हमारा था लैंग्वेज पॉलिसी और एक हमारा था लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को बनाना। तीसरा था सेंटर स्टेट रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज वी हैड 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बाद में हमारा तीसरा लेवल भी बन गया। तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस। इसको और प्रैक्टिस में लाया जा सकता था, मजबूत किया जा सकता था कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट, कि कैसे लीडर्स जो हैं इस अरेंजमेंट को फॉलो कर पाएंगे पावर शेयरिंग वाले। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट
कोई दिक्कत नहीं आई। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के में भी वही पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी वही पार्टी है तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled in the center tried to undermine the powers of the state। लेकिन जब ऐसा नहीं होता था, यानी सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी होती थी और स्टेट लेवल पे अगर दूसरी पार्टी होती थी तो उनकी पावर शेयरिंग में गड़बड़ आ जाती थी, वो डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, और कई बार तो ऐसा देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज़ करने लगी थी और डिसमिस कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज़। यानी अगर अपोजिशन पार्टी होती थी तो तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, लेकिन ये तो फेडरलिज्म की स्पिरिट को कम करता है। तो ऐसे में ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, 1990 के बाद एकदम से चेंजेस आना स्टार्ट हुआ और ऐसी स्थिति में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लग गई। और जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी तो स्थिति आ गई, मतलब अब मेजॉरिटी से सरकार बनाना इतना आसान नहीं रह गया था। तो ये टाइम आ गया था कोएलिशन गवर्नमेंट को बनाने का सेंटर में, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शन में ले ही नहीं पाती थी। यानी मेजर नेशनल पार्टीज जो थीं उन्हें अलायंस के साथ मिलकर ही अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी पड़ती थी, यानी रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर। तो ऐसे में एक नया कल्चर शुरू हुआ पावर शेयरिंग का, रिस्पेक्ट करने का फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड दिस ट्रेंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस में कि किस तरीके से पावर्स बांटी जा रही हैं। आप फोटो में देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, और पावर कैसे स्टेट्स को दी जाती थी। फिर कोएलिशन गवर्नमेंट आई, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट में सबसे मिला जुला के ही सरकार बन पाती थी। और ये इतना आसान नहीं था कि क्योंकि सबको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। अगर आप नहीं मानेंगे तो इसने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, इसने दिया डिसेंट्रलाइजेशन को, यानी इसने डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया। और ये डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ, यानी विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण आया। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट के, जो कि हमने पढ़ा कि इट हैज़ 2 और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा आपका आ गया लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट इन इंडिया एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि रशिया में भी नहीं है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी, इतना बड़ा है जितना जर्मनी देश। अब जर्मनी है देश, महाराष्ट्र है स्टेट। तो ऐसे में मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और आंतरिक तौर पे भी इनमें बहुत डाइवर्सिटी है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी पावर को शेयर करने की। तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट, और ये और टायर्स की जो ज़रूरत हुई, तो 2 टायर तो ऑलरेडी थे, सो इट रिक्वायर्ड द थर्ड वन टायर, and this third tier of government is known as local government. Now, according to the topic, what is decentralization of power? So keep in mind that when power is taken away from central and the state government and given to local government, it is called decentralization। यानी जब कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और इस आइडिया के पीछे बेसिकली क्या मोटिव था कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेटर सॉल्व्ड एट द लोकल लेवल, क्योंकि लोकल लेवल पे ही उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे में क्योंकि वहाँ रह रहे लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी लोकेलिटीज़ में रहने वाले लोगों का और उनके किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उन बेटर आइडियाज़ के बारे में ज़्यादा पता था। ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, उन्हें ये पता है कि अगर हम लोकली, आप एक गांव में रहते हैं तो वहाँ के सरपंच को पता है कि मेरे गांव में रहने वाले लोगों को क्या ज़्यादा समस्याएं हैं और मुझे सबसे पहले किस समस्या को का समाधान करना है। तो बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल for the decision making directly participate by the people. So this helps to indicate a habit of democratic partition, और ये बिल्कुल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छे से होता है। अब हम बात करते हैं
इस डिसीजन मेकिंग में अंटायर विलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, पंचायत काम करती हैं, ओवरऑल सुपरविज़न रहता है ग्राम सभा का, और इस तरीके से बहुत आसानी से 2 या 3 बार इलेक्शन हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पे ध्यान रखा जाता है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर पाता है। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इतनी आसानी से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर नहीं दी थी। इस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। सो अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। और ये मोर पावरफुल बनाने के लिए क्या किया गया? सबसे पहला ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी हो गया, आवश्यक हो गया कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में, यानी पंचायती राज सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट इज सीट्स आर रिजर्व्ड, सीट रिजर्व होंगी इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए, एग्जीक्यूटिव हेड्स के तौर पे वो एससीज और एसटीज़ होंगे, उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएंगी। तीसरा है एटलीस्ट 1/3 पावर, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन, यानी 1/3 सीट्स जो हैं किसके लिए रिजर्व रखी जाएंगी? महिलाओं के लिए। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि इन स्टेट्स में पंचायती और म्यूनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, यानी सेपरेट इलेक्शन कमीशन विल बी सेटअप। फिर उसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कुछ हद तक कुछ पावर्स, रेवेन्यू जो चार्ज करेगा वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी देने पड़ेंगे। और ये जो नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज करेगा, ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से अप्लाई हो सकता है, यानी उस स्टेट को, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को अपने कुछ रेवेन्यूज़ भी देने पड़ेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है पॉपुलरली रूरल एरियाज़ में इस लोकल गवर्नमेंट को किस नाम से कहा जाना जाता है? पंचायती राज से। हर एक गांव में ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, पंचायती राज की अगर बात करूं, गांव होते हैं, फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं। सबसे पहले तो हम गांव की बात करें, गांव में कौन हो गया? सरपंच। फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं स्टेट्स में, यानी वो हो गए ग्राम पंचायत के तौर पे, काउंसिल होगी, और इस तरीके से ज़िला परिषद हो गई। तो यहाँ पे गांव के जो पंच होते हैं, हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसको तो सरपंच कहा जाता है। डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इनको, अडल्ट पॉपुलेशन जो होती है कंट्री की वो इनको सेलेक्ट करती है, और इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट आपकी काम करती है। और ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ज़िला परिषद होती है, ज़िला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा और एमएलएज के तौर पे डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर ऑफिशियल्स के तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ में मेंबर्स होते हैं। ज़िला परिषद के चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द ज़िला परिषद। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में, अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटी के तौर पे काम करती है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको पता ही है, आप शहरों में रहते हैं तो आपको ये बातें तो पता ही हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन्स होते हैं जो पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का जो ऑफिसर होता है वो क्या कहलाता है? मेयर। अब इसमें हमारे ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। फेडरलिज्म बहुत ही अच्छा चैप्टर था, और क्योंकि हमारा देश जो है एक फेडरल कंट्री है, तो फिर आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से फेडरलिज्म अप्लाई होता है। और ये जो नया सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का है, इसमें इसका अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, डेमोक्रेसी का एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट हमारे देश में हुआ है, क्योंकि लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, जिनकी संख्या अपने आप में किसी एक देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा है जो इलेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में फेडरलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा चुका है। तो 10th क्लास मैं उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।